हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट? सो द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिपोर्ट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक वो स्टेटमेंट होती है जो हमें बताती है कि कैश का फ्लो कितना है ड्यूरिंग द पीरियड। जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं, जिस पीरियड को हम रिपोर्ट कर रहे हैं, उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का फॉर्मेट कहाँ दिया है? तो इट इज मेंशन्ड अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जो हमें बताता है कि कैश फ्लो फॉर्मेट कैसा होगा। तीसरा क्वेश्चन, अब हम ये समझेंगे कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं। तो जनरली आपने देखा होगा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हमारे आइटम्स क्या क्या होते हैं? ऑन दी एसेट साइड हमारे आइटम होते हैं फिक्स्ड एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस एंड करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में एक आइटम होता है कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस, दैट इज इट। ऑन द लाइबिलिटी साइड हमारे आइटम्स होते हैं शेयर होल्डर्स फंड, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। बट क्या हमें उसको देख के पता लगता है कि उसमें कितना कैश इन हुआ है या कितना कैश आउट हुआ है? नहीं। जस्ट लाइक दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें प्रॉफिट की फिगर या लॉस की फिगर पता लगती है, बट उससे भी हमें ये पता नहीं लग पाता कि हमारा कितना पैसा आया है कैश में और कितना कैश आउट हुआ है। तो उसके लिए ही हम बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें देखते ही पता लग जाता है कि हमारा कितना कैश इन हुआ है और कितना कैश आउट हुआ है और हमारी कैश पोजीशन कंपनी की क्या है। अभी हमने पढ़ा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक वो स्टेटमेंट होती है जो फ्लो को बताती है। तो व्हाट इज द मीन बाय कैश फ्लो? एंड ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इनफ्लो दैट इज रिसीव्स, यानी कि पैसे का आना, एंड आउटफ्लो दैट इज पैसे का जाना, पेमेंट्स। सो कैश फ्लोज आर इनफ्लोज एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यानी कि कैश और कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो और आउटफ्लो होना ही कैश फ्लो कहलाता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है, एंड दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एग्जाम, इन बोर्ड एग्जाम्स। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है और जो जो क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए हैं मैंने उनको स्टार मार्क किया है। द फर्स्ट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट is short term. Cash and cash equivalent is a short term and a highly liquid investment that are readily convertible into known amount of cash. अब तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो इन्वेस्टमेंट्स या जो पैसा हम शॉर्ट टर्म के लिए कहीं पर रखते हैं, ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट, लिक्विड का मतलब क्या है, जो इजीली आप उसको मार्केट में बेच के पैसा ला सको, कैश या बैंक ला सको। कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट जो लिक्विड इन्वेस्टमेंट है जिनको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें? नोन अमाउंट ऑफ कैश में। यानी आज आपको पता है कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट को फ्यूचर में बेचूंगी तो मुझे कितना पैसा, नोन अमाउंट ऑफ कैश, कितना पैसा मिलेगा। अब एक नोट, इन्वेस्टमेंट जिसकी मेच्योरिटी पीरियड यानी कि वो 3 महीने या 3 महीने से कम ही आप होल्ड करोगे, तो वो हमेशा किस में आएगी? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनेगी? 3 मंथ्स और लेस, 6 मंथ्स और लेस, 9 मंथ्स और लेस, 9 मंथ्स और मोर, और 12 मंथ्स। सो हमेशा हमें करना है 3 मंथ्स और लेस, यानी 3 महीने या उससे कम, तभी वो हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनेगी। अब हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ये चीज बहुत काम आएगी, दैट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीजें काउंट होंगी। तो फर्स्ट, कैश इन हैंड एज यूजुअल, कि कैश जो है हमारे पास वो आएगा। दूसरा, कैश एट बैंक, यानी बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है वो भी इसमें ऐड होगा। तीसरी चीज, जो हमारे पास चेक या कोई ड्राफ्ट हमारे पास पड़े हुए हैं, यानी क्लाइंट ने हमें चेक दिया है, बैंक ट्रांसफर नहीं किया, वो चेक हमारे पास पड़ा हुआ है या हमारे हाथ में है, अभी हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तो वो भी हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट
बनेगा। एंड द फोर्थ वन इज द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जो हमने ऊपर बढ़ा अभी कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 3 महीने या उससे कम की हैं वो हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनेंगी। एंड द लास्ट वन इज शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, जो हम एफडीज कराते हैं 6 महीने या उससे कम की, तो कुछ भी किसी भी तरह का रिकरिंग डिपॉजिट हम कराते हैं, आरडी कराते हैं कई बार, तो वो जो छोटी टाइम के लिए जो डिपॉजिट्स हम कराते हैं वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनेंगी। तो अगर इन सब का टोटल कर दे तो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अमाउंट आ जाएगा। तो अब हम आते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम, जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, दैट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, और समटाइम्स ऐसा लिखा होता है कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अब हम इसे डायग्राम के थ्रू लर्न करेंगे, और आप विश्वास नहीं करोगे कि अगर आप इसे डायग्राम के थ्रू लर्न करोगे तो आप इसको ज़्यादा अच्छे से रिटेन कर पाओगे एग्जाम तक, आपको बार बार इसको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम देखते हैं इस डायग्राम को। फर्स्ट, टू डिटरमाइन, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डिटरमाइन करना। किसको? सोर्सेस को, यानी जो पैसा रिसीट्स हैं, यानी पैसा जो आया है उसको डिटरमाइन करता है। दूसरी चीज करता है एप्लीकेशन, यानी कि पेमेंट्स। तो एग्जाम में आपको इतना सोर्सेज एंड एप्लीकेशन अगर याद हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इसको छोड़ के आप लिख सकते हो टू डिटरमाइन द रिसीट्स एंड टू डिटरमाइन द पेमेंट्स। तो हमने रिसीट्स एंड पेमेंट को डिटरमाइन किया, पर किसके? कैश एंड कैश। रिसीट्स और पेमेंट आई तो है, बट वो किसका पार्ट है? कैसे आई है? वो किस फॉर्म में है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की फॉर्म में, अंडर 3 एक्टिविटीज। कैश एंड कैश, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 एक्टिविटीज से मिलके बनता है। किससे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग, जो हम डिटेल में अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो हमने ही पढ़ा टू डिटरमाइन, एक बार दोबारा रिवाइज करते, टू डिटरमाइन द सोर्सेज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। दूसरा पॉइंट, टू डिटरमाइन द पेमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अगर आप नीचे देखोगे ये 2 पॉइंट्स जो आपके बोर्ड एग्जाम के आंसर शीट से ही हैं, तो हमने 2 पॉइंट्स डायग्राम के थ्रू इजीली लर्न कर लिए एंड मेरे ख्याल से आपको याद भी हो गए होंगे। टू डिटरमाइन the sources of cash and cash equivalent under operating, investing and financing, and बस word change करना है, that is the application payments of cash and cash equivalent under operating, investing and financing activity. I hope you understand. Then also the next most important question जो एग्जाम में 2 और 3 मार्क्स में पूछा गया है, अब की बार प्री बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था। फर्स्ट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बुक वैल्यू 50,000 एट अ लॉस ऑफ 5,000। अब इन क्वेश्चंस में हमें ये बताना होता है कि इसमें कैश का इनफ्लो हुआ है, आउटफ्लो हुआ है या फिर नो फ्लो, यानी ना तो कैश आया और ना ही कैश गया। तो अगर हम देखें, हमने लिखा है इस क्वेश्चन में कि हमने फिक्स्ड एसेट्स को बेचा है, 50,000 की बुक वैल्यू थी और लॉस हमें 5,000 का हुआ है। तो अभी मैं इसका आती हूँ, तो कैश बैलेंस इंक्रीज हुआ है कितने अमाउंट से? 45,000 से। कैसे? जब हमने उसको खरीदा था फिक्स्ड एसेट्स को, तो उसकी वैल्यू 50,000 थी, जिस वैल्यू पे हमने रिकॉर्ड किया था बुक में। बुक वैल्यू का मतलब जिस वैल्यू पे हमने बुक्स में रिकॉर्ड किया था खरीदते वक्त। तो 50,000 का हमने उसको खरीदा था, और अब मैं उसे क्वेश्चन में कह रही हूँ कि मैंने उसको 5,000 के लॉस पे बेचा है। इसका मतलब कि मैंने उसे कितने पे बेचा है? 45,000 पे। तभी तो मैं कह पा रही हूँ कि उसमें मुझे 5,000 का लॉस हुआ है। तो पर मेरे बैंक में मुझे कितना आया एट ऑल? एक वन अमाउंट आया 45,000। तो यानी कि मेरे पास कैश क्या हुआ है? बड़ा है, पैसा आया है। इट मीन्स इट्स अ इनफ्लो ऑफ कैश। तो आंसर इज इनफ्लो ऑफ कैश। सो इट्स अ इनफ्लो ऑफ कैश। सेकेंड क्वेश्चन, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश। अब हमें क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है कि हमने स्टॉक जो खरीदा है अपने बिजनेस के लिए वो कैश में खरीदा है। इसका मतलब हमारे पास से पैसा गया होगा। इट इज एन आउटफ्लो ऑफ कैश, क्योंकि हमारे पास से कैश क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, कम हो गया।
तो इट्स आउटफ्लो ऑफ कैश। थर्ड क्वेश्चन, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बाय इश्यू ऑफ शेयर्स। ये थोड़ी सा टेक्निकल पार्ट है, यहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। क्यों गलती करते हैं? बिकॉज इसको वो ये पढ़ते ही कि परचेज हुआ है फिक्स्ड एसेट्स का, तो वो इसको आउटफ्लो काउंट कर लेते हैं, जबकि इट्स अ नो फ्लो ऑफ कैश। इसमें पैसा गया ही नहीं, ना तो आया ना ही गया। अब मैं इसका रीजन आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल लेती हूँ, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए ने अपनी कार बी को दी और उसके बदले मिस्टर बी ने अपना आईफोन मोबाइल फोन गिफ्ट किया ए को। क्या इसमें किसी के पास पैसा आया या गया? नहीं, ना तो ए के पास कोई पैसा आया और ना ही बी के पास कोई पैसा आया। तो इट मीन्स नो मूवमेंट ऑफ कैश। उसने कार दी, उसने मोबाइल फोन दिया। जस्ट लाइक दैट इन दिस क्वेश्चन, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी उसने क्या किया, परचेज किया फिक्स्ड एसेट्स को, तो उसके पास कोई फिक्स्ड एसेट्स आई होगी और उसके पास से उसने किसके बदले दिया है, इश्यू ऑफ शेयर्स, यानी कंपनी के शेयर्स गए और फिक्स्ड एसेट्स आई। तो कैश तो कहीं गया ही नहीं ना, हमारे पास ना तो पैसा आया ना ही कैश गया, तो इट मीन्स इट्स अ नो फ्लो ऑफ कैश। तो ये एग्जाम में आप स्पेसिफिकली ध्यान रखना कि ये हमें नो फ्लो ऑफ कैश लिखना है। फोर्थ पॉइंट, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स ₹10,000। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन है कि भाई ये कैश रिसीव्ड हुआ है डेटर्स से, तो इसका मतलब पैसा आया होगा, तो इट्स अ इनफ्लो ऑफ कैश। फिफ्थ वन, कैश डिपॉजिट इन बैंक। अब कहीं ना कहीं आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि इसमें हमारा आउटफ्लो होगा, इनफ्लो होगा या फिर नो फ्लो होगा। तो सोचो, आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, तो मैं पे एग्जांपल लूंगी कि आपने अपनी एक पॉकेट से 100 रुपए का नोट निकाला और अपनी दूसरी पॉकेट में रख लिया। क्या आपके पास कोई पैसा आया? नहीं ना, सिर्फ आपकी एक पॉकेट से निकल के दूसरी पॉकेट में चला गया। इट इज जस्ट लाइक दैट, आपके पास कैश था, आपने अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, तो इसमें ना तो कोई कैश एडिशन हुआ और ना ही कैश डिलीशन हुआ। तो ना तो पैसा गया और ना ही आया, मतलब एडिशनल पैसा, एडिशनल पैसे की बात यहाँ पे हो रही है। तो कोई एडिशनल पैसा, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा ना तो गया ना ही आया। वही पैसा जो 100 रुपए का नोट था वो एक पॉकेट से निकल के दूसरी पॉकेट में चला गया, तो इट्स अ नो फ्लो ऑफ कैश। 6 पॉइंट, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अभी हमने 5th में पढ़ा था कि कैश डिपॉजिट हुआ, तो उसमें क्या था, नो फ्लो ऑफ कैश। सिमिलरली आपने कैश को अब बैंक से निकाल लिया। पहले क्वेश्चन में आपने क्या किया था, कैश डिपॉजिट किया था बैंक में। अब आपने बैंक से पैसा विड्रॉ करके अपने घर पे कैश ले आए, तो क्या इसमें कोई एडिशनल एक्स्ट्रा पैसा आया गया? नहीं, वही पैसा जो बैंक में था वो आपके पास जेब में आ गया। तो इट इज अ मूवमेंट बिटवीन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंपोनेंट्स, यानी इसमें कोई भी नो फ्लो, मतलब कोई भी फ्लो नहीं हुआ एक्स्ट्रा कैश का। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी फॉर कैश एट पार। अब हमने आपको मार्केटेबल सिक्योरिटीज देख के कुछ तो याद आया होगा, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनती हैं। तो सोचो एक वही सेम एग्जांपल पॉकेट वाला, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सब आते हैं, कैश भी आता है, बैंक भी आता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी आती हैं। तो अगर हमारा एक जगह प्लस हो रहा है और एक ही जगह माइनस हो रहा है, तो क्या कोई इफेक्ट आएगा? जीरो, नील इफेक्ट। तो वही चीज की कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, अगर उसमें किसी एक में भी प्लस माइनस होता है तो क्या होता है, रिजल्ट नो फ्लो ऑफ कैश। क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या हुई, हमने सेल कर दी तो वो माइनस हो गई, और कैश क्या है, प्लस हो गया। बट ये दोनों ही किसके पार्ट हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के पार्ट हैं। तो इसीलिए क्या होगा, ये नो फ्लो ऑफ कैश। 8th वन, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑफ 25,000। अब मैं इसके साथ एक और पॉइंट लिंक करना चाहूंगी, डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। तो इन दोनों में डिफरेंस है, ये चीज आप स्पेसिफिकली ध्यान रखना।
डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, जो हमने 25,000 का, कंपनी ने एक डिविडेंड डिक्लेयर किया है कि मैं अपने शेयर होल्डर्स को 25,000 का डिविडेंड दूंगी, तो क्या ये आउटफ्लो है, इनफ्लो है या नो फ्लो है? तो इट्स अ नो फ्लो ऑफ कैश। क्यों? क्योंकि इसमें तो कैश इफेक्ट ही नहीं हुआ। अब मैं आपसे बोल दूं कि जब आप बोर्ड एग्जाम्स में 90 प्लस लेके आओगे तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगी, तो क्या मेरे पास से पैसा चला गया बोलते हुए? नहीं। जब बोर्ड का रिजल्ट आएगा तब हम ये चीज देखेंगे। तो सिमिलर लाइक दैट, कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं डिविडेंड दूंगी, बट कब दूंगी बताया ही नहीं। और मोस्टली डिविडेंड केस में ऐसा होता है कि जिस ईयर में वो डिक्लेयर होता है उसके अगले साल में पे होता है, तो इसीलिए कंपनी के पास से कोई पैसा तो गया ही नहीं, तो इसलिए इट्स अ नो फ्लो ऑफ कैश। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। दूसरा, डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। तो अब हम कहेंगे कि भाई ये भी तो डिक्लेयर हुआ है, तो ये भी तो नो फ्लो ऑफ कैश होना चाहिए। नहीं, इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो फाइनल डिविडेंड होता है वो हमेशा नेक्स्ट ईयर में पे होता है, वो भी तब जब उसके शेयर होल्डर्स अप्रूव कर दे मीटिंग में। अब मान लो कंपनी डिक्लेयर कर दिया बट शेयर होल्डर्स को अप्रूव ना करें, तो फिर तो ये गलत हो जाएगा। बट इंटरिम डिविडेंड के केस में क्या होता है, जब वो डिक्लेयर होता है उसके 5 से 7 दिन के अंदर अंदर कंपनी को उसे पे करना होता है। तो इसीलिए कंपनी के पास से 7 दिन के अंदर पैसा निकल जाएगा, तो इसीलिए इट्स आउटफ्लो ऑफ कैश। क्योंकि लॉ में ऐसा लिखा है कि कंपनी जब उसको इंटरिम डिविडेंड को डिक्लेयर करेगी तो उसको उसे जल्दी से जल्द पे करना होगा। और फाइनल डिविडेंड में लिखा है कि अगले साल पे करना है, वो भी जब शेयर होल्डर्स अप्रूव कर दे। इसलिए हमेशा फाइनल डिविडेंड की जब डिक्लेयर होगा तो वो होगा नो फ्लो ऑफ कैश। और जब इंटरिम डिविडेंड, तो आपको देखना है व्हाट इज कि इंटरिम डिविडेंड की बात लिखी गई है या फाइनल डिविडेंड की। अगर फाइनल है तो नो फ्लो ऑफ कैश, और अगर इंटरिम डिविडेंड है तो आउटफ्लो ऑफ कैश। बट एक थर्ड क्वेश्चन जो अभी प्री बोर्ड ने लिखा था, वो लिखा था पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड। अब वो क्या है, वो साफ लिखा है कि भैया पेमेंट हो चुकी है, फाइनल डिविडेंड की पेमेंट वर्ड यूज हुआ था, तो वहां पे क्या आएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश, क्योंकि वो हमारे पास से पैसा जा चुका है। तो आपको 3 वर्ड्स पे ध्यान रखना है। फर्स्ट, डिक्लेयर लिखा है या पेमेंट लिखा है। अगर पेमेंट लिखा है और उन दोनों में से कुछ भी लिखा हो, इंटरिम या फाइनल, तो आपको हमेशा लिखना है आउटफ्लो ऑफ कैश। बट अगर डिक्लेयर लिखा है तो आपको ध्यान देना है कि वो फाइनल की बात कर रहे हैं या इंटरिम की बात कर रहे हैं। अगर फाइनल की बात कर रहे हैं तो वो नो फ्लो ऑफ कैश, रीजन नेक्स्ट ईयर पे होगा अगर शेयर होल्डर्स अप्रूव कर देंगे। और अगर इंटरिम है तो भाई जल्द से जल्द कंपनी पे करेगी, तो इट्स द आउटफ्लो ऑफ कैश। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, राइटिंग ऑफ बैड डेट्स अगेंस्ट दी प्रोविजन। अब आपको पता होगा बैड डेट्स क्या होते हैं, यानी वो पैसा जो मैंने उधार दिया था, उधार सेल किया था लोगों को, और अब वो देने से मुझे लगता है कि वो नेक्स्ट ईयर मुझे पैसा नहीं देंगे, तो मैं अपनी बुक्स में क्या करती हूँ, एक प्रोविजन बना के रखती हूँ। मान लो 1 लाख के डेटर्स थे, मैंने 5% प्रोविजन बनाया कि 5,000 उसमें से मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, डूब जाएंगे। और हुआ भी यही। अगले साल मुझे पता लगा कि भाई वो पैसे मुझे 5,000 रुपए नहीं मिलेंगे, तो मैंने अपनी बैलेंस शीट में क्या किया, 1 लाख माइनस 5,000 क्या दिखाया एक्चुअल में, 95,000। तो लोग अगर देखेंगे तो उन्हें क्या लगेगा कि 1 लाख से 95 हो गए, उनको लगेगा पैसा तो आ गया, इसका मतलब रियलाइज हो गया पैसा। बट एक्चुअल में मैंने वो किया है, राइट ऑफ किया है, मेरे पास कोई पैसा नहीं आया। तो इट मीन्स जब हम राइट ऑफ करेंगे बैड डेट्स को तो वो क्या होगा, नो फ्लो ऑफ कैश, क्योंकि कैश इज नॉट इफेक्टेड एट ऑल। नेक्स्ट पॉइंट, सेल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट। अभी हमने पढ़ा कि करंट इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनती है। तो मैंने कहा था अगर जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के कंपोनेंट हैं, अगर उसी में प्लस माइनस हो रहा है, यानी 2 कंपोनेंट्स, मान लो कैश ऐड हुआ और बैंक में माइनस हुआ, तो क्या होगा, वो नो फ्लो ऑफ कैश, क्योंकि प्लस माइनस एक ही जगह पे हो रहा है। ऐसे ही हमने करंट इन्वेस्टमेंट को बेचा तो मेरे पास बैंक में पैसा आ गया मान लो, तो बैंक में ऐड हुआ और करंट इन्वेस्टमेंट माइनस हो गई, और ये दोनों ही किसके पार्ट हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। तो उन्हीं के 2 कंपोनेंट हैं और उसी में मूवमेंट हो रही है, कंपोनेंट्स में ही प्लस माइनस उन्हीं में हुआ जा रहा है, तो वो क्या होगा मेरा, नो फ्लो ऑफ। क्या होते हैं बोनस शेयर्स, वो होते हैं कि आपने कंपनी अकाउंट्स में पढ़ा होगा कि कंपनी अपना इश्यू निकालती है शेयर्स का,
फिर लोग उसमें खरीदते हैं शेयर्स को। तो बोनस शेयर्स क्या होता है कि कंपनी उनको बोनस शेयर देती है उन्हीं शेयर्स पे। यानी मान लो मैंने कंपनी के 1000 शेयर खरीदे, अब उससे कुछ टाइम बाद कंपनी निकाला कि भाई जिन जिन के पास ऑलरेडी मेरे शेयर्स हैं उनको हम एक्स्ट्रा शेयर देंगे और उसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो बोनस शेयर्स के लिए एप्लीकेंट को कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ता, उसको फ्री मिलते हैं। बोनस शेयर्स हमेशा फ्री होते हैं। तो कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू किए, क्या कंपनी के पास कोई पैसा आया उसके बदले? नहीं, कंपनी ने ये फ्री में दिए हैं, तो इट्स अ नो फ्लो ऑफ कैश। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हम ये मानेंगे ये हमेशा एक लोन की तरह होता है, बैंक लोन की तरह। तो हमारी पहले आप सिर्फ 1 लाख लिमिट थी आपकी कि आप बैंक से 1 लाख रुपए मान लो लोन ले सकते हो, ठीक है, उधार ले सकते हो लिमिट में। अब ये लिमिट 2 लाख हो गई, 1 से 2 लाख। तो इसका मतलब आपकी लिमिट क्या हो गया, आपके पास इनफ्लो ऑफ कैश, लिमिट बढ़ गई ना, यानी आप उतने से ज्यादा का सामान खरीद सकते हो। जस्ट लाइक क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख है, अब वो 2 लाख हो गई। इसका मतलब पहले आप उससे 1 लाख खरीद सकते थे, अब उससे आप 2 लाख का सामान खरीद सकते हो। तो वो क्या, इनफ्लो ऑफ कैश, क्योंकि आपकी बोरोइंग क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये क्या होता है, एक तरीके का लोन। सेम जस्ट लाइक कैश क्रेडिट भी यही होता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, यानी कि आपकी लिमिट मान लो 2 लाख थी, कैश क्रेडिट आपका 2 लाख का था, अब वो 1 लाख हो गया। इसका मतलब आपने कुछ पैसा रीपे किया है, चुकाया है बैंक का, तो आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्या है, डिक्रीज हो गई। तो इट्स आउटफ्लो ऑफ कैश। So now friends, now we have finished this concepts of theory questions जो हम एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। तो अगर आप इसको इन क्वेश्चंस को रिवाइज करके जाओगे तो नो डाउट आप हर क्वेश्चन थ्योरी का अटेम्प्ट कर पाओगे और उसमें फुल मार्क्स आप गेन कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स में पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं और जो टेक्निकल पार्ट हैं जहाँ पे बच्चे हमेशा गलती करते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।